तो लास्ट टाइम पे हमने जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे पढ़ेंगे। लास्ट टाइम में हमको एक करेक्शन करना है। लास्ट टाइम पे हमने बताया था कि जो हम्म। प्रैक्टिकल लिमिट होती है सिग्मा की, ठीक है, वो हम्म। मैंने -1 से 0.5 बता दी थी, ठीक है ना। हम्म। ये नहीं हम्म। होती, ये गलत है, ये गलती से बता दी थी। प्रैक्टिकल लिमिट जो सिग्मा की होती है, सॉरी, हम्म। -1 से 0.5 तो ओवरऑल थ्योरेटिकल लिमिट होती है ना। प्रैक्टिकल लिमिट मैंने हम्म। कुछ बता दी थी कि शायद 0 से 0.5 वन। बता दी थी, ऐसा कुछ बता हाँ दिया सर। था। तो एक्चुअल में ये गलत था। प्रैक्टिकल लिमिट होती है वो 0.2 से 0.4 के बीच में, ठीक है ना। यानी कि जितने भी मटेरियल्स हैं, प्रैक्टिकली उनकी जो सिग्मा है, यानी कि पॉइजन्स रेशियो है, वो 0.2 से 0.4 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगला है शेरलीज मेथड। शेरलीज मेथड क्या है? ये एक मेथड है यंग मॉडल्स को निकालने का, ठीक है। हम मेथड को शॉर्ट में पढ़ लेंगे और ये नाम याद रखेंगे, क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है, अलग अलग नाम दे देता है। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज तो हम बहुत टाइम से जानते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या आता है, हम्म। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करता है। लेकिन लास्ट टाइम एग्जाम में क्या किया था, तीन चार ऐसे नाम दिया था। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या किया था, चार अलग अलग ऐसे नाम दे दिया था जो कभी नहीं सुने। और पूछा था हम्म। कि किसी एक का पूछा था कि इंडक्टेंस निकालने के लिए इनमें से कौन सा, चार उनमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो इस तरीके से मेथड अगर पूरा ना पता हो तो एस्प्लिट मेथड का नाम और वो किस लिए यूज होता है ये पता होना चाहिए। तो ये सेलिस मेथड है, यंग मॉडल्स हम्म। निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। मेथड को हम शॉर्ट शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या है। हम क्या करते हैं, जिस भी वायर का हमको यंग मॉडल्स निकालना है, वैसे दो आइडेंटिकल वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। दो आइडेंटिकल वायर हम ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। जिस भी वायर का मुझे यंग मॉडल्स निकालना है, मान लेते हैं दो वायर ले लिए मैंने, एक पी और एक क्यू, ठीक। इन दोनों वायर के नीचे आइडेंटिकल मेटल फ्रेम होता है, ठीक है ना। हम्म। दोनों हम्म। वायर के नीचे क्या होता है, आइडेंटिकल मेटल फ्रेम होता है। तो दो फ्रेम है सी और डी, ये दोनों आइडेंटिकल है, अभी तक सब कुछ आइडेंटिकल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके नीचे एक हम वेट लटका देते हैं, डब्ल्यू। इस वेट को या इस वेट को हम कुछ कह देते हैं, डब्ल्यू डैश कह देते हैं। इस वेट की वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ठीक है। हम्म। पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि ये वायर टाइट रहे, ठीक है। और इसके नीचे एक हैंगर लगा देते हैं। हैंगर के थ्रू, हैंगर में हम क्या कर सकते हैं, वेट अपने अकॉर्डिंग लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट को लोड करेंगे, हम्म। वेट लोड करेंगे। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इन स्टेप्स स्टेप्स में वेट को लोड करेंगे। जैसे मान लेते हैं आधा आधा किलो, यानी 0.5 किलोग्राम के हिसाब से कर रहे हैं, तो पहले 0.5 किलोग्राम लोड करेंगे, फिर 0.5 किलोग्राम लोड करेंगे, ऐसे करके जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 0.5 किलोग्राम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। ठीक। तो इनिशियली क्या करते हैं, इनिशियली जो है, मान लेते हैं इसमें हमने अभी कोई लोड नहीं लगाया या कोई लोड लगा भी दिया, ठीक है। तो इनिशियली कुछ लटका हुआ है। इनिशियली हम्म। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक फ्रेम, इन दोनों फ्रेम को कनेक्ट करने वाली हम्म। एक बेस रहता है, ठीक है ना। और इस बेस के नीचे एक माइक्रोमीटर लगा रहता है, ठीक है। और ठीक। हम्म। इस बेस के ऊपर हम एक स्पिरिट लेवल रखते हैं, और इस माइक्रोमीटर को ऐसे सेट करते हैं कि स्पिरिट लेवल का जो बबल है वो बिल्कुल बीच में आ जाए, ठीक है। यानी हम्म। ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाए। पूरा हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि क्योंकि ये दोनों वायर मैंने आइडेंटिकल लिए हैं, सेम लेंथ के, ठीक है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यानी ये लेंथ बराबर हो जाएगी, ठीक ठीक। है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो इस हैंगर पे लोड को इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लो पहले हमने पहले स्टेप में वेट जो यहाँ पे लगाया, मान लो हैंगर हम्म। में जो वेट लगा रहे हैं वो डब्ल्यू है, तो जब डब्ल्यू वेट लगाया मैंने, मान हम्म। लेते हैं 0.5 का लगाया किलोग्राम, ठीक है। जब 0.5 का वेट लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखो पहले मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया था, अब जैसे ही 0.5 किलोग्राम का वेट लगाएंगे इसकी लेंथ फिर में भी इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो मरकरी लेवल है ये क्या हो जाएगा, ये कुछ तिरछा हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो हम्म। जाएगा, हाँ। ठीक है ना। थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बबल ऊपर चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको लटकाने के बाद इस माइक्रोमीटर को एडजस्ट करेंगे ऐसे ताकि ये हम्म। फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो हम्म। हॉरिजॉन्टल करने के लिए इसको जितना ऊपर एडजस्ट करेंगे हम्म। उतना ही एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। अच्छा। हम्म। तो यहाँ माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है, यहाँ पे एक स्केल लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम्म। ज्यादातर जो स्केल होता है वो 1/2 mm स्केल होता है,
ये भी पता हो कि मान लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट में जो स्केल होता है वो ऑर्डर का होता है और इसका जो लीस्ट काउंट है वो ½ होगा, ठीक है ना। तो ½ स्केल लगा हुआ है। ½ स्केल से हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने जब 0.5 किलोग्राम लोड किया तो माइक्रोमीटर को कितना एडजस्ट किया इसको वापस से हॉरिजॉन्टल करने के लिए। उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्ट्रेन पता चल जाता है, सॉरी इंक्रीज इन लेंथ पता चल जाता है, एल, ठीक है। ठीक है। ठीक ऐसे ही फिर हम 0.5 किलोग्राम और बढ़ाएंगे तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। जब 1 किलोग्राम वेट हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, फिर से ये टिल्ट होगा, फिर से माइक्रोमीटर से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिर जो नई लेंथ आएगी L1 फिर L2, ऐसे करके हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 किलो तक रिपीट कर रहे हैं तो 1.5 फिर 2 तक रिपीट कर रहे हैं। फिर जब वापस से अनलोड करेंगे, ठीक है, तो अनलोड करेंगे तो फिर यहाँ पे लेवल में चेंज आएगा और फिर बाद में हम माइक्रोमीटर को, अब क्योंकि अगर पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज मान लो माइक्रोमीटर को घुमा के एडजस्ट किया तो अब क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम, यानी कि अब उल्टा हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो जब उल्टा मतलब जैसे जैसे यहाँ पे हम वेट को अनलोड करेंगे वैसे वैसे भी हम इसको वापस से अनस्क्रू करेंगे और फिर से लेंथ मेजर करते जाएंगे ये चेक करने के लिए कि जो पहले लेंथ मैंने ली थी वो सब सही है या नहीं, ठीक है। हम्म, यानी कि एक तरीके से रिकन्फर्मेशन के लिए। फिर हमको अब तो पता ही चल गया है कि इंक्रीज इन लेंथ कितना है और ओरिजिनल लेंथ यहाँ से पता ही था, ठीक है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लगा के निकाल लेंगे। अलग अलग केस में यंग मॉडुलस अलग अलग निकालेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, सबका मीन ले लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये शेयरलिस मेथड है। शेयरलिस मेथड वायर के लिए अच्छा है। अगर कोई मान लेते हैं वायर की जगह बीम होती, अगर वायर की जगह क्या होती, बीम, तो बीम के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं, हाँ मैंने लिखा है, बीएससी वाला, हाँ बीएससी में जो कराया जाता नहीं, था। एविंग्स इलाश एविंग्स एक्सटेंशोमीटर यूज करते हैं, एविंग्स एक्सटेंशोमीटर। इस डिवाइस को यूज करते हैं किसी बीम का इलास्टिसिटी निकालने के लिए। लेकिन ये पूछने में जल्दी नहीं पूछेगा क्यों, क्योंकि इसमें एक्सटेंशोमीटर में एक्सटेंशो वर्ड है ना, ठीक है। तो ये तो हम्म, वर्ड से ही हाँ पता चल रहा है कि ये कुछ खींचने वाला है तो ये इलास्टिक से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। हाँ नाम ऐसे कुछ था, अब जैसे शेरलिस मेथड हो गया, व्हीट स्टोन तो खैर सभी जानते हैं, या कोई हाँ और मेथड हो 4-5 नाम एक साथ मिक्स करके दे तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि ये मेथड कहाँ यूज होगा, ठीक है। ये मेथड तो खुद ही बता रहा है कि ये कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ओके, हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिजाइलेंस, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रूफ ऑफ रिजाइलेंस क्या है। प्रूफ ऑफ रिजाइलेंस, तो रिजाइलेंस क्या है, रिजाइलेंस एक्चुअल में जैसे किसी रॉड पे या कोई मेटल है और मेटल को अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, कुछ स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, तो हमने देखा है कि इलास्टिक लिमिट्स के अंदर हम अगर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो वापस से अपने शेप को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है। ठीक उसमें कोई है। परमानेंट सेट नहीं आता। परमानेंट सेट का मतलब यहाँ पे कोई मतलब जो है उसे फैटिक बोलते हैं, तो फैटिक क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। ठीक। तो वो जो इलास्टिक लिमिट के अंदर हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है रिजाइलेंस। ये आपको बताता है कि कोई मटेरियल की क्या कैपेसिटी है कि वो बिना फैटिक अटेन किए, ठीक है, कि गिवन हाँ प्रेशर को वो मतलब बियर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। ठीक है। गिवन फोर्स को या गिवन स्ट्रेस को कोई मटेरियल बियर कर सकता है विदाउट चेंज इन इट्स शेप या विदाउट एनी परमानेंट फैटिक, उसी को हम रिजाइलेंस कहेंगे, ठीक है। ठीक है। अब अगर हम इसको मतलब कैलकुलेट करें या मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो मैथमेटिकली ये वर्क के बराबर है। क्या है, वर्क के बराबर। इट इज वर्क डन टू अप्लाई ए एंड स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस हम लगा रहे हैं तो उस स्ट्रेस लगाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, विदाउट ए परमानेंट सेट, बिना परमानेंट सेट के। बिना परमानेंट सेट का मतलब है बिना किसी फैटिक के, ठीक है ना, कोई फैटिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। उस इज कॉल्ड रिजाइलेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, रिजाइलेंस कहते हैं, ठीक है ना। यानी रिजाइलेंस सिंपली क्या है, हमारा एक वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम था,
ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हाफ, स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पी है, मान लेते हैं स्ट्रेस क्या है, पी है। तो स्ट्रेन क्या होगा, तो देखो अगर हम जानते हैं यंग मॉडुलस फॉर्मूला होता है स्ट्रेस जो कि हमने पी माना है अपॉन हाँ स्ट्रेन। तो अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से निकालें तो पी अपॉन वाई आ जाएगी हाँ इंटू वॉल्यूम वी। ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला आया पी स्क्वायर बाई 2y इंटू वी। ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंस, मतलब गिवन स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग कितना वर्क करना पड़ेगा अगर वो स्ट्रेस से कोई परमानेंट सेट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंस होगा। ठीक है। और अगर हमें रिजल्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होगा, यही रिजल्टेंस है। और अगर हमें रिजल्टेंस निकालना हो पर यूनिट वॉल्यूम तो ये रिजल्ट आएगा पी स्क्वायर बाई 2y से। ठीक है। ओके, अब प्रूफ ऑफ रिजल्टेंस क्या है, तो अगर ये जो ये जो मैंने स्ट्रेस लगाया है ये मैक्सिमम स्ट्रेस कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये जो प्रेशर बार बार मुंह से निकल रहा है, अगर हमने जो स्ट्रेस लगाया है उसको मैक्सिमम ले लें, ठीक है, तो उस केस हाँ में जो रिजल्टेंस आएगा उसे प्रूफ ऑफ रिजल्टेंस कहेंगे। तो प्रूफ ऑफ रिजल्टेंस ही है, बस हमने इसमें स्ट्रेस जो लिया है वो मैक्सिमम लिया है, पीएम लिया है। ठीक है ना, पी यहाँ मैक्सिमम पे मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है। तो पीएम वी बाई 2y हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई मटेरियल है और वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर मैक्सिमम बियर कर सकता है। इसके अच्छा ऊपर अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो उसके शेप में एक परमानेंट चेंज आ जाएगा, है ना। आप इतना प्रेशर लगाते हैं, इतना स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके शेप में परमानेंट चेंज नहीं आएगा। तो हाँ इस प्रेशर इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो वर्क आएगा वो प्रूफ ऑफ रिजल्टेंस होगा, और इससे कम किसी भी स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग वर्क निकालेंगे तो वो केवल रिजल्टेंस कहलाएगा। क्लियर है। ठीक हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन या तो प्रूफ ऑफ रिजल्टेंस निकालने का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, या तो ऐसा भी हाँ क्वेश्चन बन सकता है कि रिजल्टेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंस एक नया टर्म है हाँ तो दिमागी में नहीं आएगा कि इसकी यूनिट जूल हो सकती है, और जूल सामने भी होगा तो इंसान सोचेगा ये कोई कभी सुना ही नहीं, जूल तो हो ही नहीं सकता है ना, तो कुछ और ही हाँ में चला जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि रिजल्टेंस जो है वो एक्चुअल में वर्क है तो उसकी एसआई यूनिट जूल होगी, और रिजल्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम पूछे तो उसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ट्विस्टिंग कपल। तो मान लेते हैं एक हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है? अब ये सिलेंडर इसका लेंथ कैपिटल एल है, यहाँ पे मैंने ऊपर से इसको फिक्स कर रखा है, ठीक है, तो और फिक्स कर रखा, और नीचे से मैंने क्या किया, फोर्स लगा के इसको ट्विस्ट किया। तो जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, देखो जब जब भी किसी इलास्टिक बॉडीज पे हम फोर्स लगाते हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। ठीक है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो एक हमारे अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। ठीक है ना, ये मान लेते हैं रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। अच्छा, ये रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही होगा जितना हम लगाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हम बॉडी को एक रोटेशनल मोशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा, ठीक है, ये जो इसकी एक्सिस है मान लो, इस एक्सिस से हमारा फोर्स कुछ डिस्टेंस पे होगा, मान लेते हैं इसकी जो भी रेडियस है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है। तो अगर इसकी हाँ रेडियस कैपिटल आर है तो ये जो हमारा फोर्स लग रहा है ये भी कैपिटल आर रेडियस पे लग रहा है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है वो भी कैपिटल आर रेडियस पे है। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एफ इंटू आर, एक टॉर्क क्रिएट होगा। ठीक है। उसी टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे कि वो टॉर्क कितना आएगा। ठीक है। ठीक है। तो हमारा मेन एम है टॉर्क निकालना जो कि फोर्स से आएगा। ओके, फिलहाल के हम मान लेते हैं कि ये जो हमने सिलेंडर माना है इसका ओवरऑल रेडियस, मान लेते हैं एक सिलेंडर है जिसका ओवरऑल रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है, इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं पहले, यानी कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसकी रेडियस एक्स है केवल। ठीक। तो जब हम यहाँ पे फोर्स लगा के इसको ट्विस्ट करेंगे ऐसे, तो जो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं ये पॉइंट था पी, और जब ट्विस्ट किया तो ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे चला गया बी डैश पे। ठीक है।
पहले ये पॉइंट बी था, मान लेते हैं ये पॉइंट ए था हमारा, तो हमारी पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी ए बी। हाँ अब क्या हुआ, जब हमने ऐसे ट्विस्ट किया तो क्योंकि यहाँ से तो पोर्शन फिक्स है और ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी कुछ चेंज आएगा, तो एक यहाँ पे चेंज आ रहा है एंगल का और एक एंगल यहाँ आ रहा है। हाँ अब जो यहाँ पे चेंज एंगल आ रहा है फाई, इसे हम शेयर एंगल कह सकते हैं या शेयर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है उसे शेयर कह देते हैं, और ये एंगल ये थीटा है, इसे हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कह देंगे, ठीक है। एंगल ऑफ ट्विस्ट, इतने एंगल से ये ट्विस्ट किया, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये जो बी बी डैश है, देखो एक फॉर्मूला होता है कि अगर ये एंगल हो थीटा और ये रेडियस हो आर, तो इसकी जो मतलब ये आर्क लेंथ आती है एस, वो आर थीटा होता है, याद है ना। हाँ तो अगर हम इस नीचे से देखें तो बी बी डैश की वैल्यू एक्स इंटू थीटा होना चाहिए इक्वल टू, और अगर हम इस वाले ट्रायंगल से देखें तो बी बी डैश की वैल्यू एल इंटू फाइव होनी चाहिए। क्लियर है। तो फाई की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी एक्स थीटा बाई एल। क्लियर है, ये हमारा शेयर आ गया, ठीक है। अब अगर हम जानते हैं रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन एंगल पाई, ठीक। तो शेयरिंग स्ट्रेस कितना आ जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस जो आएगा वो आएगा ईटा इंटू फाई, तो ये हो जाएगा ईटा, और फाई हमने निकाला है एक्स थीटा बाई एल। क्लियर है। अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो मतलब ये जो हमने रॉड का पोर्शन माना है, यानी कि ये जो सिलेंडर का एक पोर्शन माना है एक्स डिस्टेंस दूरी पर, तो इसको हम ऐसे सोच रहे हैं कि मान लेते हैं हमने एक्स रेडियस का एक सिलेंडर का टुकड़ा माना है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा डी एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं तो इसकी थिकनेस डी एक्स है, ठीक है। थिकनेस कितनी है, डी एक्स है। तो हम जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम क्योंकि स्मॉल पोर्शन पे मतलब हम एक स्मॉल पोर्शन पे पहले फोर्स निकालेंगे और फिर उसको हाँ पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए अगर हम इस स्मॉल पोर्शन पे जो हमने इसको मार्क किया है, इस स्मॉल पोर्शन पे फोर्स निकालें तो ये फोर्स होगा डी एफ, यानी शेयरिंग स्ट्रेस होगा स्मॉल फोर्स डी एफ अपॉन एरिया ऑफ दिस रिंग। तो एरिया ऑफ दिस रिंग कितना होना चाहिए, 2 पाई एक्स डी एक्स होना चाहिए। ये समझ में आया कैसे हुआ, 2 पाई एक्स डी एक्स। ये एरिया कैसे हुआ, एक्चुअल में रिंग का अगर जैसे ये एनुलर डिस्क हो, ये एनुलर डिस्क जैसा है, अगर इसका हमको एरिया निकालना तो इसको हम कट करके और इसको हम फैला दें, ठीक, तो एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो डी एक्स होगा, और इसका जो हाँ लेंथ है वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। अब क्योंकि डी एक्स स्मॉल लिया है तो सरकमफेरेंस चाहे इनर लो चाहे आउटर लो वो 2 पाई एक्स ही होगा। इसलिए इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो डी एफ यानी शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है डी एफ और एरिया है 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। ओके, तो इन सबको मिटा देते हैं। तो यहाँ से स्मॉल फोर्स जो आया जो कि जनरेट हो रहा होगा इस पोर्शन में, ठीक है, वो डी एफ आया 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारा एम था ट्विस्टिंग, हमने क्या बोला था, हमें टॉर्क निकालना है कि कितना ट्विस्ट करना पड़ रहा है, वो टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है। तो अगर हम टॉर्क निकालें डी टाउ, ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा आर इंटू एफ। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो एक्स है और फोर्स यहाँ डी एफ है, तो ट्विस्टिंग टॉर्क जो आएगा वो आ जाएगा स्मॉल टॉर्क, मतलब ट्विस्टिंग टॉर्क फॉर दिस स्मॉल पोर्शन जो आएगा वो आएगा एक्स इंटू डी एफ। तो एक्स और डी एफ की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 2 पाई ईटा ईटा एक्स क्यूब डी एक्स ओवर एल। ये हमारा डी टाउ आ गया। यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। क्या करना क्या है, अब जो टाउ निकालना था वो पूरी मतलब इसके लिए निकालना था, तो इसकी टोटल रेडियस आर है, स्टार्ट हो रही 0 से, तो 0 से आर डी टाउ को इंटीग्रेट कर देंगे
और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 2 पाई ईटा थीटा और एल ये सब तो कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएंगे ईटा थीटा बाई एल। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 होगा, और फिर एक्स में लिमिट 0 से आर रखेंगे तो ये आर की पावर 4/4 आएगा, 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो थीटा का फॉर्मूला आ गया पाई ईटा थीटा आर की पावर 4/L। ठीक है, इतना नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। ठीक। तो हमारा ट्विस्टिंग कपल जो आया वो आया पाई ईटा थीटा थीटा आर की पावर 4/12। ठीक है, और अगर हम टाउ बाई थीटा निकाल लें, ठीक है, यानी ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, रेडियन है ना, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट रेडियन ट्विस्ट कह देते हैं, पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी कि टाउ बाई थीटा निकालें तो जो आएगा उसी को सी कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा पाई ईटा आर की पावर 4/12। और ये जो सी है ये हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट कहलाएगा। तो टॉर्शनल कांस्टेंट जो है वो देखो कुछ ना याद रहे तो इतना तो याद ही रहे कि टॉर्शनल कांस्टेंट आर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। मोस्टली क्वेश्चन यही आता है, ठीक है, कि जो है दो सेम रॉड है, लेंथ सेम है, दोनों की रेडियस अलग अलग दे देता है और कहता है टॉर्शनल कांस्टेंट का रेशियो निकालो। ठीक है, तो बस अगर इतना याद रहे कि रेशियो जो है आर रेडियस की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है तो आसानी से आ जाएगा। 1 और 2 अगर रेशियो है तो टॉर्शनल कांस्टेंट का 1/16 आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर हमारे पास हॉलो सिलेंडर होता तो क्या होता, तो मान लेते अंदर इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। ठीक है, तो जब इस केस में हम डी टाउ निकालते, सॉरी टॉर्क निकालते, तो जो हमने डी टाउ निकाला था उसका इंटीग्रेशन करते R1 से लेके R2 तक। ठीक है भाई, हॉलो क्योंकि मटेरियल यहाँ पे तो है नहीं, R1 से स्टार्ट हो रहा है R2 तक जा रहा है, तो उसके लिए जब टॉर्क निकालते तो हम क्या करते हैं R1 से R2 तक के इंटीग्रेट करते, और जो रिजल्ट आता वो आता पाई ईटा थीटा R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4/12। ठीक है, यानी कि हॉलो सिलेंडर के लिए जो टॉर्शनल कांस्टेंट आता सी वो आता पाई ईटा R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4/12। ठीक है, ये हॉलो के लिए आएगा, तो हॉलो के लिए यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास गिवन मटेरियल है, मतलब आपके पास जो भी मान लेते हैं आपको आयरन की एक शाफ्ट बनानी है आयरन की। ठीक है, तो आपके पास उस आयरन का मटेरियल गिवन है कि आपके पास इतने किलो आयरन है, तो उससे आप कैसी शाफ्ट बनाएंगे, सॉलिड या हॉलो, ताकि ताकि जो मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट है वो ज्यादा हो। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि कौन सी रॉड हॉलो या सॉलिड दोनों में से कौन सी रॉड ज्यादा टॉर्शन बियर कर सकती है। ठीक है, सॉलिड। ठीक है, अब आंसर जैसे तुम कह रहे हो सॉलिड, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर है हॉलो। ठीक है, हॉलो जो मतलब इसमें एक मतलब पॉइंट है कि जो मतलब मटेरियल है वो गिवन है, गिवन मटेरियल के लिए या गिवन मास के लिए सॉलिड और हॉलो शाफ्ट में से जो हॉलो शाफ्ट होती है उसका टॉर्शनल कांस्टेंट ज्यादा होता है। ठीक है, और इसीलिए जितने भी फोर व्हीलर हैं या जितने भी ऐसी मशीन्स हैं जिसमें इंजन से और कहीं और पे पावर को ट्रांसमिट करनी होती है, तो जो ट्रांसमिटिंग शाफ्ट होती है वो अंदर से हॉलो। ठीक है, तो ये ऐसा सॉलिड होती है, ट्रक रक में जो पहिया घुमाने के लिए लगी होती है, नहीं हॉलो होगी, मतलब वो जो पहिए के बीच में है वो उसकी बात नहीं हो रही है, जो इंजन से और पहिए को कनेक्ट कर रही है। देखो ये दो पहिए हैं और ये जो ट्रांसमिटिंग शाफ्ट आ रही है इसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ ठीक हाँ, है, उसी की बात है, सॉलिड ही होता है। अच्छा तो अभी देखते हैं निकाल के। वैसे आप रियल में सॉलिड यूज करते हैं या हॉलो ये नहीं पता, लेकिन थ्योरेटिकली जो है वो ये कहता है कि हॉलो ही होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी ये कहती है कि इसको हॉलो ही होना चाहिए, ज्यादा होता है। हाँ हॉलो का टॉर्शनल कांस्टेंट ज्यादा है। ठीक, अब ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, ओके,
तो ये स्टेटमेंट भी याद रखो कि हॉलो का टॉर्सनल कांस्टेंट ज्यादा होता है। प्रूफ करने को तो पीजीटी में नहीं आता, जीआईसी वगैरह में आ सकता है, ठीक है, तो हम प्रूफ करके देखते हैं। अमन हाँ। अमन हाँ। अगर फार्मूले पे देखा जाए तो सॉलिड का ही ज्यादा आएगा। हाँ तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, देखो तो कैलकुलेट करके जा रहे हैं, ठीक है। बस 1 मिनट मुझे मिटाने दो इसको, फिर देखो। ठीक ठीक मिटा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड रॉड है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है ना। और एक हम्म और रॉड है, हॉलो शाफ्ट है, जिसका हम्म एक रेडियस है R1 और दूसरा रेडियस है R2, लेकिन दोनों का लेंथ सेम है हम्म और दोनों का मास सेम है, क्योंकि हमने बताया ना गिवन मटेरियल आपके पास है। मटेरियल गिवन है मतलब आपके पास जैसे 5 किलो की आपको रॉड बनानी है तो 5 ही किलो है आपके पास, चाहे आप ऐसी रॉड बनाए और चाहे आप ऐसी रॉड बनाए, ठीक है। हम्म अब क्योंकि दोनों का मास बराबर है इसीलिए क्या दोनों का वॉल्यूम भी बराबर होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बराबर होगा, ठीक है। तो हम्म इसके वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालें तो क्या आएगा, तो रॉड का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इसका वॉल्यूम आएगा हम्म पाई आर स्क्वायर और एच की जगह एल, और इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एल। क्लियर है, बोलो। हाँ ठीक है, तो देखो, तो ये रिजल्ट आएगा। अच्छा फिर से हम बता देते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, दो रॉड है, एक हॉलो और एक सॉलिड। तो आपके पास, आपको ऐसे समझिए, आपसे कहा गया कि आपके पास 10 किलो जो है आयरन है, आपको 10 किलो आयरन की एक रॉड बनानी है। आपके पास ऑप्शन है, आप सॉलिड रॉड बना सकते हैं या फिर आप हॉलो रॉड बना सकते हैं, ठीक है। हम्म क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी रॉड बनाएंगे ताकि उसका जो ट्विस्टिंग मतलब उसका जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो ज्यादा हो, ठीक है, यानी कौन सी रॉड ज्यादा टॉर्शन बियर कर सकेगी, ठीक। तो अगर दोनों रॉड का मास सेम है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल और इसका वॉल्यूम होगा पाई, मतलब इसका वॉल्यूम का मतलब इसके मैटर का वॉल्यूम होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एल, ठीक है। यहाँ से पाई पाई कट गया, एल एल कट गया, रिजल्ट आया आर स्क्वायर जो होगा वो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा, ठीक। इसे क्वेश्चन 1 कह देते हैं। अब अगर हम टॉर्शनल कांस्टेंट निकालें सॉलिड रॉड के लिए, मान लेते हैं इसका टॉर्शनल कांस्टेंट सी है और इसका टॉर्शनल कांस्टेंट सी डैश है। तो सॉलिड रॉड का टॉर्शनल कांस्टेंट हमने निकाला अभी पाई ईटा R⁴/12, ठीक है, इसे सेकंड कह देते हैं। और सी डैश का फॉर्मूला होगा पाई ईटा R⁴ माइनस R1⁴/12, ठीक है। अब हम सी डैश को सी से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसे थर्ड कर देते हैं, तो थर्ड को हम डिवाइड कर देते हैं सेकंड से, यानी सी डैश को सी से डिवाइड कर, तो सी डैश कितना है, पाई ईटा सॉरी सी डैश ये ऊपर रखना था ना, R⁴ माइनस R1⁴/12 डिवाइडेड बाई पाई ईटा R⁴/12, 12 से 12 कट जाएगा, ईटा ईटा पाई पाई, तो जो रिजल्ट आया वो आया सी डैश बाई सी इक्वल टू R⁴ माइनस R1⁴/R⁴, ठीक है। अच्छा देखो सी डैश बाई सी इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे R⁴ माइनस R1⁴ को R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हाँ अपॉन R4। तो R4 को हम R² दो बार लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो ये पार्ट कट जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, ठीक है। और जो बचा उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इस R2 की वैल्यू रख के ले रहे हैं, तो R2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी R² प्लस R1 स्क्वायर और प्लस R1 स्क्वायर तो है ही है अपॉन R², यहाँ हमने इक्वेशन 1 से किया है फ्रॉम 1, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो सी डैश बाई सी जो आएगा अगर हम इसमें अलग अलग करें तो देखो R²/R² 1 आएगा प्लस R1 स्क्वायर बाई R²। तो ध्यान से अगर हम देखें तो 1 में कुछ ऐड करने पे सी डैश बाई सी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा हिस्सा R1 R2 ना भी पता, R1 और R नहीं भी पता है, तभी ये पूरा हिस्सा 1 से बड़ा होगा, होगा ना।
हाँ और अगर ये 1 होता है इसका रिजल्ट ये है कि सी डैश बड़ा है और सी छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्सनल कांस्टेंट जो हॉलो शाफ्ट का आया वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, तो जो रिजल्ट है उसको हम अगेन स्टेट कर देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि जो हॉलो गिवन मास ऑफ मटेरियल के लिए हॉलो शाफ्ट जो होती है उसका टॉर्सनल कांस्टेंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड शाफ्ट, इसलिए ट्रांसमिशन शाफ्ट शाफ्ट जो होती है वो अंदर से हॉलो बनाई जाती है। ठीक है, हम्म अच्छा इसका जो है प्रैक्टिकल एक मतलब इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो जब हम इस पे फोर्स जनरेट करेंगे, मान लो हम इसमें फोर्स जनरेट कर रहे हैं, टॉर्क जनरेट कर रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विस्टिंग जो क्रिएट होगी वो यहाँ पे क्रिएट होगी एंटी क्लॉकवाइज और एक अंदर भी क्रिएट होगी। समझ रहे हो, हम्म। यहाँ पे दो ट्विस्टिंग क्रिएट होगी, यहाँ भी क्रिएट होगी और यहाँ भी क्रिएट होगी। हाँ जबकि इस केस में अगर तुम कोई टॉर्क लगाते हो तो ट्विस्टिंग सिर्फ यहीं क्रिएट होगी, इसलिए इसमें जो ट्विस्टिंग टॉर्क होता है वो डबल साइड पे क्रिएट होता है ना, इसलिए ये ज्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हो इसका टॉर्सनल कांस्टेंट ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन। ठीक है, ठीक। ओके ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि अगर एक रॉड है, मान लेते हैं उसकी लेंथ एल है। ठीक है, अब उस पर जब हमने वेट लगाया डब्लू तो क्या हुआ, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। मान लेते हैं लेंथ में जो इंक्रीमेंट आया वो डेल्टा एल का आया। सेम टाइम पे उसकी डायमीटर जो थी डी वो क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। ठीक है, ये स्क्वीज हुआ होगा, तो डायमीटर जो है डी माइनस डेल्टा डी हो गई। अब इन्होंने पूछा है कि ऐसा करने में इसके वॉल्यूम में चेंज कितना है, डेल्टा वी बाई वी निकालना है मुझे। ठीक है, और ये क्वेश्चन 21 में आ भी चुका है जी। ठीक है, ओके तो हम क्या करेंगे, देखो हम सिग्मा का फॉर्मूला जानते हैं। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, हाँ तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी लेंथ में इंक्रीज जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है वो लेटरल। तो लेटरल स्ट्रेन ऊपर लेना है जो कि डेल्टा डी बाई डी है, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसके नीचे लेना है डेल्टा एल बाई एल। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, क्योंकि जो लेटरल स्ट्रेन है उसमें मतलब कमी आ रही तो डेल्टा डी माइनस में होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम डेल्टा डी की बाई डी की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी माइनस डेल्टा एल माइनस माइनस सिग्मा टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन हम एच कह दें या एल कह दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम रेडियस की जगह जब डायमीटर लिखेंगे तो आ जाएगा पाई डी की पावर डी स्क्वायर एल बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई डी की पावर 2 एल बाई 4। अब जब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम लेंगे तो देखो हम यहाँ पे एरर का मेथड लगा रहे हैं, एरर के मेथड के अकॉर्डिंग जो पाई बाई 4 है वो क्या होगा, वो मतलब कांस्टेंट है तो उसमें लेंगे नहीं चेंज, तो इसको हटा देंगे। एल में चेंज आएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस और डी स्क्वायर में आएगा 2 डेल्टा डी बाई डी। ठीक, तो डेल्टा वी बाई वी जो आ जाएगा वो डेल्टा एल बाई एल ऐसे ही प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी की जगह माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल एल ही यूज किया है तो स्मॉल एल लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा एल बाई एल कॉमन लेंगे और डेल्टा वी बाई वी का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1 माइनस 2 सिग्मा डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है रेट मतलब वॉल्यूम सॉरी इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज जो वॉल्यूम में आ रहा है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, जितना स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल उसके प्रोपोर्शनल है। डेल्टा वी बाई वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल बाई एल के, जिसे आप कह सकते हैं स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अच्छा अगर इसमें आंसर 0 होता तो
हम तो पक्का जीरो ही लगाते, क्योंकि हम यही मान के चलते कि जब कोई चीज़ खींची जाती है तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, ठीक है। बट इन्होंने ऑप्शन में जीरो नहीं दे रखा है, तो फिर अगर ऑप्शन में जीरो नहीं दे रखा है तब तो यही आंसर ही होगा। और अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है और जीरो भी आता है और ये भी आता है, तब तो हमको लगता है ये क्वेश्चन जो है वो, गलत ही हो जाएगा। हाँ मतलब डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट में ही जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉडी है उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है विद एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। यानी सेम क्वेश्चन में आपसे कह सकता था कि ऐसी कौन सी बॉडी होती है जिसपे प्रेशर लगाते हैं और वॉल्यूम ना चेंज हो, रिजिड बॉडी। यानी आपसे ये कह हाँ सकता था कि रिजिड बॉडी के लिए पॉइजन रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो होता है। हाँ अब क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है, तो बल्क मॉडुलस क्या इन्फिनाइट नहीं होनी चाहिए। हम्म, अब एक फॉर्मूला हमने पीछे डराइव किया था कि y इज इक्वल टू 3b 1 - 2 सिग्मा, ठीक है। ये निकाला था ना, y इक्वल टू 3b 1 - 2 सिग्मा, यही निकाला था, हाँ यही निकाला था, ठीक है। ओके, तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो y अपॉन 3b इज इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा होना चाहिए। तो y जो है और b जो है इन्फिनाइट है, तो ये रिजल्ट जीरो आ जाएगा, इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। 1/2। यानी कि किसी रिजिड बॉडी के लिए जो सिग्मा होता है वो 0.5 होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे अब इसमें जो है बेंडिंग ऑफ बीम बचा हुआ है, ठीक है। और हाँ जो हमने आज टॉर्सनल कांस्टेंट निकाला था, तो जैसे हमने ये भी निकाला था ना पीछे कि किसी चीज को स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ता है, हाफ स्ट्रेच इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाँ वैसे ही किसी चीज को ट्विस्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट करना, एनर्जी स्टोर्ड इन ए ट्विस्टेड रॉड या ट्विस्टेड स्ट्रिंग, ठीक है। और हाँ वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद बेंडिंग ऑफ बीम पे देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टर्न पे इसको खत्म कर देंगे। एक्चुअली में बेंडिंग ऑफ बीम बहुत कुछ है, लेकिन जो पीजीटी में है वो ज़्यादा कुछ नहीं आया है, तो इसीलिए जो है कल नेक्स्ट टर्न पे इसको एंड कर देंगे। ठीक है। ओके, बाय, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।